आज की इस नई और बेहद रोमांचक विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबका स्वागत है। आज हमारे पास जानकारी का एक ऐसा खजाना है जो पहली नज़र में शायद किसी को थोड़ा बोरिंग या साधारण लग सकता है। इतिहास के नोट्स अक्सर लोगों को ऐसे ही लगते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने कक्षा 11 के इतिहास के नोट्स का एक पूरा बंडल रखा है और इसका शीर्षक है आधुनिकीकरण के रास्ते। लेकिन यकीन मानिए, इन पन्नों के भीतर जो ऐतिहासिक कहानियां। हाँ, जो तथ्य छिपे हैं वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि पूर्वी एशिया के दो विशाल और पड़ोसी देशों ने, यानी जापान और चीन ने, जी, कि कैसे जापान और चीन ने 19वीं और 20वीं सदी में खुद को मॉडर्न दुनिया के सांचे में ढाला। एक ही महाद्वीप में एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी इन दोनों ने आधुनिकीकरण के बिल्कुल अलग-अलग रास्ते क्यों चुने? और जो बात इस पूरे विषय को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि हम सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम दुनिया में जिन ग्लोबल पावर्स को देखते हैं उनका ये रूप रातों रात नहीं बन गया था। मतलब उनकी जड़ें इन्हीं ऐतिहासिक रास्तों में गहराई तक समाई हुई हैं। एकदम सही। आज की जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और इन देशों के समाज को समझने के लिए हमें ये देखना ही होगा कि उन्होंने अपनी शुरुआत आखिर की कैसे थी। तो ये चर्चा एक तरह का ब्लूप्रिंट है। हाँ, जो हमें साफ साफ बताता है कि हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया का निर्माण आखिर हुआ कैसे। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जो किसी भी देश का भाग्य तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। उसका भूगोल। जी, भूगोल और उसका बेसलाइन यानी उसकी शुरुआती स्थिति। अगर हम इन दोनों देशों के भूगोल की तुलना करें तो एकदम ऑपोजिट तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल। एक तरफ विशालकाय चीन है जो अपने आप में एक पूरे महाद्वीप जैसा लगता है। वहां आपको हर तरह की जलवायु देखने को मिल जाएगी। नोट्स बताते हैं कि चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान है। और उनकी प्रमुख भाषा चीनी है। कुल मिला के ये एक बहुत ही विशाल और डाइवर्स भूभाग है। सही कहा। और दूसरी तरफ अगर हम जापान की ओर देखें तो स्थिति पूरी तरह से अलग है। चीन के उस विशाल लैंडमास के विपरीत जापान तो मुख्य रूप से एक द्वीप श्रृंखला है। जी, ये कोई एक बड़ा जुड़ा हुआ भूभाग नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीपों का समूह है। होन्शु, क्यूशू और शिकोकू और होकाइडो। बिल्कुल सही। इस भौगोलिक बनावट ने दोनों देशों के कल्चर, उनकी सोसाइटी और बाहरी दुनिया से उनके संपर्क को बहुत गहराई से प्रभावित किया। मतलब एक इतने बड़े महाद्वीप को कंट्रोल करना और दूसरी तरफ एक द्वीप श्रृंखला को बाहरी दुनिया के असर से बचाकर रखना, दोनों की अपनी एकदम अलग चुनौतियां थीं। से ज्यादा चौंक आता है मेरे लिए वो सच में एक असली आहा पल था। वो पशुपालन वाला तथ्य। हाँ, वो ये है कि जापान में पशुपालन की कोई परंपरा ही नहीं थी। ये सच में बहुत अनोखी बात है। मतलब जब हम पुराने समाजों के बारे में सोचते हैं तो गाय, बैल, भेड़ चराना, ये सब तो सिविलाइजेशन का एक बहुत बेसिक हिस्सा लगता है। बिल्कुल, लेकिन जापान में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ की बुनियादी फसल चावल है और प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स हमेशा से मछली रहा है। और बिना पशुपालन के एक पूरी सभ्यता ने खुद को कैसे सस्टेन किया, ये सच में सोचने वाली बात है ना? बहुत ही अद्भुत है। ये दिखाता है कि कैसे रिसोर्सेज की कमी आपके इतिहास को एक अलग दिशा देती है। अगर हम जापान के थोड़े पुराने दौर में जाएं, 12वीं सदी के आसपास। जी, 12वीं सदी की शुरुआत में वहां शोगुनों का शासन कायम हुआ। अब शोगुन को समझने के लिए आप उन्हें उस समय का सुप्रीम मिलिट्री कमांडर मान सकते हैं। मतलब थ्योरी में तो राजा या सम्राट कोई और था। हाँ, लेकिन देश चलाने की असली पावर इन शोगुनों के पास ही थी। ये सिस्टम काफी लंबा चला। 1603 से लेकर 1867 के बीच तोकुगावा वंश के लोग इन शोगुन पदों पर बैठे रहे। और इसी दौरान जापान ने खुद को बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से कट ऑफ रखा हुआ था। एकदम अलग थलग। लेकिन दुनिया से कट ऑफ रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि देश के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। हमारे नोट्स में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जापान का एदो शहर, जिसे आज हम टोक्यो कहते हैं, जी, वो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बन गया था। और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि उस दौरान इन बड़े शहरों में एक बहुत ही वाइब्रेंट और जीवंत कल्चर तेजी से पनप रहा था। और समाज में भी बदलाव आ रहे थे। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव ये आ रहा था कि इंसान के गुणों और उसकी काबिलियत को उसके पद या जन्म से ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी थी। एक तरफ तो ये जीवंत शहरी संस्कृति पनप रही थी, लेकिन
दूसरी तरफ इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा संकट भी खड़ा हो रहा था। वो रेशन वाला संकट। जी, जापान को उस समय काफी अमीर माना जाता था और इसका कारण था उनके व्यापार का तरीका। वे चीन से रेशम जैसी लग्जरी की चीजें और भारत से बेहतरीन कपड़ा इंपोर्ट करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन इंपोर्टेड चीजों का पेमेंट चांदी और सोने के सिक्कों में किया जाता था। बिल्कुल। अब हम खुद सोच सकते हैं, अगर कोई देश लगातार अपना सोना और चांदी सिर्फ विलासिता की चीजों के लिए देश से बाहर भेजता रहेगा तो इकोनॉमी तो क्रैश होगी ही। एकदम सही। इसी भयंकर आर्थिक संकट को देखते हुए तोकुगावा शोगुनों ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया और कीमती धातुओं के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि सोने चांदी को देश में रोकना कितना जरूरी है। जी, ये अर्थव्यवस्था को बचाने का एक डेस्परेट कदम था। लेकिन ये तो सिर्फ बड़े बदलावों की एक शुरुआत भर थी। 19वीं सदी के आते आते जापान में जो कुछ हुआ वो इतिहास के सबसे तेज और सबसे ड्रामेटिक बदलावों में गिना जाता है। हाँ, 1867-68 के दौरान। बिल्कुल। देश में फैले असंतोष के कारण तोकुगावा शासन पूरी तरह गिर गया और मेजी पुनर्स्थापना हुई, जिसका सीधा सा अर्थ था एक प्रबुद्ध सरकार या एनलाइटेंड गवर्नमेंट का बनना। सम्राट मेजी को क्योटो से एदो लाया गया और एदो को नई राजधानी डिक्लेयर करके उसका नाम टोक्यो रख दिया गया, जिसका मतलब होता है पूर्वी राजधानी। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है जिस स्मार्ट तरीके से जापान ने अपनी पावर का एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर खड़ा किया। उन्होंने पूरी व्यवस्था ही बदल दी थी। जी, उन्होंने एक नई सरकार के अंडर सम्राट व्यवस्था, जिसे जापानी में तेनोसाई कहते हैं, उसका निर्माण किया। ये कोई आम राजशाही नहीं थी। इसमें सम्राट, एक बहुत ही एफिशिएंट नौकरशाही और एक मजबूत सेना, ये तीनों एक साथ मिलकर सत्ता चलाते थे। और नौकरशाही तथा सेना सीधे तौर पर सम्राट को रिपोर्ट करते थे। इस सिस्टम ने जापान को एक ऐसा सॉलिड सेंट्रल स्ट्रक्चर दिया जो आने वाले बड़े और झकझोर देने वाले बदलावों को संभालने के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और वो बदलाव वाकई बहुत बड़े थे। अगर हम 1870 के दशक की नई स्कूलिंग सिस्टम को देखें तो वो किसी क्रांति से कम नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव हुए थे? लड़के और लड़कियों दोनों के लिए स्कूल जाना एकदम अनिवार्य कर दिया गया। मतलब एजुकेशन सबके लिए है। ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न किताबें नहीं पढ़ाई। नई शिक्षा व्यवस्था में नैतिक संस्कृति या मॉरल कल्चर नाम के सब्जेक्ट पर बहुत जोर दिया गया। यानी अपनी जड़ों से जुड़े रहना। बिल्कुल। बच्चों को माता पिता का आदर करना, राष्ट्रभक्ति और एक अच्छा जापानी नागरिक बनना सिखाया गया। मॉडर्न तो बनना है लेकिन अपनी पहचान को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये उनका एक बहुत ही बैलेंस्ड कदम था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को भी पूरी तरह से नया रूप दिया। मेजी सरकार ने देश को एकजुट करने के लिए पुराने गांवों और सीमाओं को हटाकर एकदम नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। और सेना के लिए भी नए नियम बने। जी, देश की सुरक्षा के लिए कड़ा नियम लाया गया। 20 साल से अधिक उम्र के हर नौजवान के लिए सेना में कुछ समय तक काम करना अनिवार्य कर दिया गया। और उन्होंने पश्चिमी मॉडल्स को बहुत ध्यान से स्टडी किया था ना। हाँ, जैसे जापानी संसद, जिसे डाइट कहा जाता है, वो पूरी तरह से जर्मन आइडियोलॉजी पर आधारित थी। पश्चिमी विचारों के प्रभाव की बात करें तो मैंने नोट्स में एक नाम पढ़ा। मेजी काल के एक प्रमुख बुद्धिजीवी थे फुकुजावा युकिची। उनका एक विचार मुझे काफी हैरान कर गया। कौन सा विचार? उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। इसका असल में क्या मतलब था? क्या वे अपनी एशियाई पहचान से नफरत करने लगे थे? ये बहुत ही डीप बात है। फुकुजावा का ये कहने का मतलब ये नहीं था कि वे खुद से नफरत करते थे, बल्कि उनका मानना था कि एशिया उस समय बहुत पिछड़ा हुआ और कमजोर था। अच्छा, तो ये पिछड़ेपन से बचने की बात थी। बिल्कुल। उनका विचार था कि अगर जापान को पश्चिमी ताकतों का शिकार होने से बचना है तो उसे खुद को इस एशियाई पिछड़ेपन से पूरी तरह अलग करना होगा और हर मायने में वेस्टर्न देशों की तरह ताकतवर और मॉडर्न बनना होगा। और उन्होंने अर्थव्यवस्था में ठीक यही मॉडल अपनाया है। जी, सरकार ने कृषि पर टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा किया, पूरे देश में रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया, कपड़ा उद्योग के लिए विदेशों से मॉडर्न मशीनें मंगवाईं, मजदूरों को मॉडर्न ट्रेनिंग दी और नई बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण किया। और इन सब एक्शंस के पीछे उनका एक ही मूल मंत्र काम कर रहा था, फुकोको क्योहे, जिसका सीधा सा अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। जापान के लीडर्स को ये गेम समझ आ गया था कि अगर वेस्टर्न पावर्स की टेबल पर बैठना है
तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग चाहिए और मिलिट्री भी। और उन्होंने बहुत कम समय में ये अचीव भी कर लिया। हाँ, लेकिन जैसा कि हम इतिहास में बार बार देखते हैं, एक हद से ज्यादा ताकतवर सेना और बेहिसाब महत्वाकांक्षा कई बार बहुत ही विनाशकारी रिजल्ट भी लाती है। बिल्कुल। जापान की इसी सैन्य महत्वाकांक्षा ने उसे धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के उस भयानक भंवर में धकेल दिया। और उसके जो परिणाम हुए वो दुनिया के लिए बेहद त्रासद रहे। बहुत ही भयानक। युद्ध को जल्दी खत्म करने के तर्क के साथ अमेरिका द्वारा जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। ये मानव इतिहास की सबसे भयंकर और डरावनी घटनाओं में से एक थी। बिल्कुल। इसके बाद जापान ने सरेंडर किया और अमेरिकी कंट्रोल के तहत जापान का पूरी तरह से विसैन्यीकरण कर दिया गया। उनकी सेना भंग कर दी गई और उन पर एक नया शांतिवादी संविधान लागू किया गया। लेकिन इस पूरी तबाही में जो चीज सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है वो ये है कि इतनी भयंकर हार और एटम बम की राख के नीचे से जापान ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक चमत्कार कर दिखाया। जी, जिस तेजी और डिसिप्लिन के साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी का दोबारा से पुनर्निर्माण किया उसे आज पूरी दुनिया एक युद्धोत्तर चमत्कार या पोस्ट वॉर मिरेकल कहती है। ये साबित करता है कि अगर समाज में एजुकेशन और डिसिप्लिन हो तो वो किसी भी गहरे संकट से बाउंस बैक कर सकता है। एकदम सही। ये तो बात हुई जापान के उस आधुनिकीकरण की जहां उन्होंने पुरानी नींव पर नई इमारत खड़ी की। लेकिन अब अगर हम उनके पड़ोसी देश चीन की तरफ मुड़े तो हम देखेंगे कि वहां की कहानी एकदम उलट और कई अधिक दर्दनाक संघर्षों से भरी रही है। चीन का अनुभव बहुत अलग था। जी, चीन का मॉडर्न इतिहास मुख्य रूप से अपनी खोई हुई संप्रभुता वापस पाने, विदेशी ताकतों के कब्जे को खत्म करने और समाज में समानता और विकास लाने के इर्द गिर्द घूमता है। और उनकी विचारधारा का आधार क्या था? वहां सदियों से कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा सबसे प्रमुख थी। इसे आप एक तरह का फिलॉसफिकल कोड समझ सकते हैं जो अच्छे व्यवहार, प्रैक्टिकल समझदारी और लोगों के बीच सही सामाजिक संबंधों पर जोर देता था। लेकिन इस कन्फ्यूशियसवाद की शांत और सेटल्ड परंपरा को एक बहुत बड़ा और हिंसक झटका तब लगा जब पहला अफीम युद्ध हुआ। जी, 1839 से 1842 के बीच। इस युद्ध ने चीन पर राज कर रहे छिंग राजवंश की सारी कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। विदेशी ताकतों ने चीन को बुरी तरह हराया और उन पर अपनी मनमानी शर्तें थोपनी शुरू कर दी। इस भारी अपमान ने चीन के अंदर सुधारों की मांग को आग लगा दी। चीनी लोगों को लगने लगा कि अगर वे अब नहीं बदले तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसी भारी उथल-पुथल और गुस्से के बीच आखिरकार 1911 में सदियों पुराने मांचू साम्राज्य का अंत हुआ और डॉक्टर सन यात-सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। सन यात-सेन को आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने चीन को 3 मुख्य सिद्धांत दिए थे ना? बिल्कुल। पहला राष्ट्रवाद यानी विदेशी ताकतों को देश से बाहर निकालना। दूसरा गणतंत्र यानी राजा का शासन खत्म करके जनता की सरकार बनाना। और तीसरा समाजवाद यानी पूंजी को कंट्रोल करना और जमीन के मालिकाना हक में सबको बराबरी देना। लेकिन सन यात-सेन के बाद चीजें फिर से बिगड़ने लगी। उनके बाद चांग काई शेक गोमिनतांग के लीडर बने। गोमिनतांग, जिसे नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। चांग काई शेक ने देश को कंट्रोल करने के लिए सैन्य अभियान चलाए और लोकल सरदारों को कुचल दिया। साथ ही उन्होंने साम्यवादियों को भी पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। लेकिन 1937 में जब जापान ने चीन पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया तो इस लंबे और क्रूर युद्ध ने गोमिनतांग को अंदर से एकदम खोखला और कमजोर कर दिया। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि एक तरफ गोमिनतांग युद्ध से कमजोर हो रही थी और दूसरी तरफ एक नई रैडिकल ताकत बहुत तेजी से अपना बेस बना रही थी। चीनी साम्यवादी पार्टी। जी, 1921 में ही सीसीपी बन चुकी थी और यहीं से इतिहास के मंच पर माओ त्से-तुंग का उदय होता है। माओ ने मार्क्सवाद को चीन की कंडीशन के हिसाब से बदल दिया। उन्होंने समझ लिया था कि चीन में क्रांति शहरों के फैक्ट्री मजदूरों से नहीं बल्कि गांव के गरीब किसानों से आएगी। और माओ के काम करने का जो तरीका था वो एकदम रैडिकल था। हमारे नोट्स बताते हैं कि जियांगसी के पहाड़ों में माओ ने मजबूत किसान परिषद बनाए। उन्होंने अमीरों की जमीन पर कब्जा करके उसे सीधे गरीब किसानों के बीच बांट दिया। लेकिन इन सब में जिस चीज ने मुझे सच में सबसे ज्यादा चौंकाया वो थे माओ द्वारा बनाए गए शादी के नए कानून। हाँ, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। मतलब एक तरफ जमीन सुधार हो रहा है और दूसरी तरफ वो लोगों की शादियों पे कानून बना रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था।
माओ और उनकी पार्टी ये मानते थे कि चीन को अगर सच में मॉडर्न बनाना है तो समाज को जकड़े रखने वाली पुरानी परंपराओं को तोड़ना ही होगा। उन्होंने सीधे पितृसत्ता पर वार किया। बिल्कुल। नए कानूनों के तहत तयशुदा यानी अरेंज्ड शादियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। उस समय शादियों के जो समझौते खरीदे और बेचे जाते थे उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और अगर कोई इंसान अपनी शादी में खुश नहीं है तो उसके लिए तलाक लेने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया। समाज को अंदर से पूरी तरह से बदल देने वाला कदम था। ये सब संघर्ष अंततः 1949 में जाकर एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा, जब नया चीन सामने आया, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। ये नई सरकार नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। अब चीन एक पूरी तरह से नए समाजवादी रास्ते पर चल पड़ा था। बदलाव के इस दौर में गांवों में पीपल्स कम्यून्स बनाए गए। अब इसे थोड़ा सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जहां किसी भी किसान के पास अपनी खुद की कोई प्राइवेट जमीन नहीं थी। हजारों लोग एक साथ इकट्ठे जमीन के मालिक थे और वे सब मिलजुल कर एक साथ खेती करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी का ये दृढ़ विश्वास बन चुका था कि पुरानी परंपराएं और पुराना कल्चर ही चीन की गरीबी और पिछड़ेपन का असली कारण है। इसलिए 1965 से 1978 के दौरान चीन में एक बहुत ही आक्रामक अभियान चलाया गया। पुरानी संस्कृति, पुरानी आदतों और पुराने रिवाजों के खिलाफ एक जबरदस्त सांस्कृतिक क्रांति छेड़ी गई। उनका उद्देश्य क्या था इसके पीछे? पार्टी का उद्देश्य एक समाजवादी व्यक्ति तैयार करना था। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार या परंपराओं से ज्यादा देश की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति लॉयल हो। और इसी कड़े राजनीतिक माहौल के बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जिनका जिक्र करना यहाँ जरूरी है। हमारे इतिहास के इन नोट्स में बीजिंग के तियानमेन चौक की घटना के बारे में बताया गया है। जी। स्रोत के मुताबिक वहां छात्रों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था जिसे सरकार द्वारा काफी क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था। और जैसा कि नोट्स बताते हैं, दुनिया भर में चीन के इस कदम की बहुत कड़ी आलोचना हुई थी। बिल्कुल। हम यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि हम इस गहन चर्चा में बिल्कुल निष्पक्ष हैं और केवल अपने इतिहास के नोट्स में दर्ज जानकारी को सुनने वालों के सामने उसी रूप में रख रहे हैं। एकदम सही बात है। एक ऐतिहासिक चर्चा में हमारा काम तथ्यों को निष्पक्षता से देखना है। जी। और अगर हम चीन के सफर में आगे बढ़ें तो इस उथल-पुथल भरे दौर के बाद डेंग शियाओपिंग सत्ता में आए और उन्होंने पार्टी पर अपना कंट्रोल मजबूत किया। वो काफी प्रैक्टिकल लीडर माने जाते थे ना? हाँ, डेंग शियाओपिंग बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्होंने देश के विकास के लिए 4 सूत्री लक्ष्य डिक्लेयर किए। विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। डेंग ये समझ चुके थे कि सिर्फ सख्त विचारधारा से देश का पेट नहीं भरेगा, इकोनॉमी को खोलना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा यू टर्न था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हमें आज के मॉडर्न चीन का असली डीएनए समझ में आता है। चीन ने दुनिया के सामने एकदम अलग ही मॉडल पेश किया। उन्होंने देश के अंदर अपनी जनता पर मजबूत राजनीतिक नियंत्रण पूरी तरह से बनाए रखा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक खुलेपन को अपनाया और खुद को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया। राजनीति में सख्ती, लेकिन इकोनॉमी पूरी तरह से ग्लोबल। इसी मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक और अहम मुद्दा सामने आता है, ताइवान का मुद्दा। हाँ, ये भी बहुत जटिल है। ऐतिहासिक रूप से ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा समझा जाता है। जब 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई तो हारने के बाद चियांग काई शेक मुख्य भूमि छोड़कर ताइवान चले गए और वहां उन्होंने अपना चीनी गणतंत्र स्थापित किया। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे इतिहास में जाएं तो हमारे नोट्स बताते हैं कि 1894-95 के युद्ध में जापान ने ताइवान को चीन से छीनकर उसे अपना उपनिवेश बना लिया था। और फिर संप्रभुता वापस कैसे मिली? बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 के काहिरा घोषणा पत्र और 1944 की पोट्सडेम उद्घोषणा के जरिए चीन को ताइवान पर संप्रभुता वापस मिल गई। ये एक बहुत ही जटिल ऐतिहासिक हिस्सा है जिसे हमारे नोट्स बिल्कुल तटस्थ रूप से पेश करते हैं। जी बिल्कुल। वाह, तो ये सच में एक बहुत ही लंबी, कॉम्प्लेक्स और कई जगह हैरान कर देने वाली यात्रा रही है। हाँ। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन दोनों देशों के आधुनिकीकरण के रास्तों को एक साथ समेटकर देखें तो क्या बड़ी पिक्चर नजर आती है? एक तरफ हमने देखा जापान, जिसने जैसे ही बाहरी दुनिया का खतरा महसूस किया, बहुत तेजी से वेस्टर्न तकनीक और विचारों को अपना लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी पुरानी सम्राट व्यवस्था को बिल्कुल सेंटर में सुरक्षित रखा। और वहीं दूसरी तरफ चीन का रास्ता बहुत ही लंबा और संघर्षों से भरा रहा। चीन ने विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए
अपनी ही पुरानी परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। और एक बेहद कड़े राजनीतिक कंट्रोल के साथ आज के ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाई। ये समझना हमारे लिए सिर्फ इतिहास की किताब पढ़ने जैसा नहीं है। आज दुनिया की इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों देशों के इन्हीं ऐतिहासिक फैसलों की नींव पर टिका हुआ है। अगर हम आज की ग्लोबल न्यूज़ समझना चाहते हैं तो ये पता होना ही चाहिए कि इन देशों ने सोचने का ये तरीका 100 साल पहले कैसे डेवलप किया था। बिल्कुल, ये जानकारी हमें आज की दुनिया को बहुत बेहतर ढंग से देखने का नजरिया देती है। एकदम सही। और इसी बात से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? इतिहास में हमने साफ साफ देखा कि बाहरी दबावों ने, चाहे वो चीन पर हुए अफीम युद्ध का शौक हो या जापान के तट पर खड़ी अमेरिकी नेवी की धमक, इन दोनों देशों को अंदर तक हिला दिया। हाँ, और उन्हें अपने भीतर इतने बड़े क्रांतिकारी बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के समय में भी हमारे आसपास कोई ऐसे अदृश्य ग्लोबल दबाव या कोई नई टेक्नोलॉजिकल क्रांतियां, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज, जो इन देशों को और शायद हमारी पूरी दुनिया को एक नए और अनजाने आधुनिकीकरण की ओर धकेल रही हैं? बिल्कुल, जिसे हम अभी अपनी आंखों से पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो दिमाग को झकझोर देता है। क्या हम भी बिना जाने किसी नए आधुनिकीकरण के रास्ते पर चल पड़े हैं? सुनने वालों, इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये सोचने वाला विषय तो है। आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे इतिहास के इस गहन विश्लेषण ने आपको कई नए आहा पल दिए होंगे। हमेशा कुछ नया और अलग सीखते रहने की अपनी इस आंख को जिंदा रखिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए विषय और ऐसी ही एक और शानदार चर्चा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सोचते रहिए। विदा।